हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। आज है हमारा लेक्चर 6। अब तक हम कर चुके हैं सेक्शन 9 तक। आज हम करेंगे सेक्शन 10 और 11 और उससे पहले करेंगे पिछले वाले हम जो एमसीक्यूज हैं और मेंस के क्वेश्चंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, Which of the following section provides that evidence may be given of fact in issue? तो fact in issue and relevant fact के रिलेटेड कौन सा सेक्शन था, किसमें बताया गया है? सेक्शन 5 में बताया गया है इस चीज के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास केस है ये that सवलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस इज रिलेटेड टू। तो सवलदास वाला केस किया था हमने कौन से सेक्शन में किया था? सेक्शन 6 में किया था। तो कौन सा है ये? रूल ऑफ रेस जस्टे। नेक्स्ट है A struck B in the neck with a knife and this was seen by C who exclaimed A is killing B. C's exclamation is, तो A ने कहते B की नेक पे नाइफ के साथ स्ट्रक किया है, C ने ये चीज देखी है एंड उसने क्या बोला कि A मार रहा है B को। तो कहते A की जो C की एक्सक्लेमेशन है उसको हम क्या मानेंगे? रेलिवेंट तो वो है, क्या वो स्पॉन्टेनियस है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है, रिलेटेबल टू द ट्रांजेक्शन है या फैक्ट इन इशू है? तो ये क्या बनेगी? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बनेगी। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 7 ऑफ एविडेंस एक्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेक्शन 7 में हमने क्या किए थे? 5 फैक्ट्स किए थे। तो कौन से फैक्ट नहीं है? ओकेजन था, उसके साथ हमने अपॉर्चुनिटी किया था, कॉज इफेक्ट था, पर्पस था नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया पर्पस। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेविश्ड। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन रेविश्ड। तो कहते ये रेलेवेंट है? यस, रेलेवेंट तो है ये, बट क्या किस चीज में होगा? सेक्शन 8 में एज कंडक्ट ये रेलेवेंट होगा, तो उसका आंसर होगा नो। हमने किया था लास्ट लेक्चर में, इसके बारे में पढ़ा था हमने, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था कि जो सिंपल स्टेटमेंट है दैट इज नॉट रेलिवेंट अंडर कंडक्ट। स्टेटमेंट प्लस कंडक्ट दोनों मिलके रेलिवेंट होंगे, बट अकेला वो नहीं होगा। तो यहां पे इट इज रेलिवेंट एज कंडक्ट, नो। इट इज नॉट रेलिवेंट एज कंडक्ट, यस। सेक्शन 8 के अंडर इसका आंसर बनेगा। किसी और सेक्शन में हो सकती है, बट एज कंडक्ट इट इज नॉट रेलिवेंट। कैन नॉट बी रेलिवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन, cannot be relevant as corroborative evidence। तो एज डाइंग डिक्लेरेशन ये रेलिवेंट हो सकती थी, एज corroborative evidence भी ये रेलिवेंट हो सकती थी, बट एज कंडक्ट इट इज नॉट रेलिवेंट। नेक्स्ट है सेक्शन 8, क्या बात कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड रेलिवेंट। तो सेक्शन 8 में 3 फैक्ट्स दिए गए हैं। कौन से 3 फैक्ट्स दिए गए हैं? मोटिव, प्रेपरेशन एंड कंडक्ट। तो कहां पे है ऑप्शन? मोटिव, प्रेपरेशन एंड कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला केस लॉ इज रिलेटेड टू। तो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला जो केस है वो किस चीज के साथ रिलेटेड है? वो रिलेटेड है कंडक्ट के साथ। जो जेस्चर्स वाला कंडक्ट है उसको भी रेलिवेंट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट केस है इसका। नेक्स्ट आता है कि टीआईपी इज ओनली एन एड टू इन्वेस्टिगेशन, द प्रैक्टिस इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ प्रूडेंस। ये लाइन किस केस में हेल्ड की थी सुप्रीम कोर्ट ने? तो ये था केस टीआईपी का, सिद्धार्थ विशिष्ट एट द रेट मनु शर्मा वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली। नेक्स्ट केस है हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट केस रिलेटिंग टू टीआईपी। तो कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड के रिलेटेड कौन सा केस इंपॉर्टेंट वाला है? तो इसका केस है ये रामनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट इसके हमारे पास मेंस के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्या है? आर फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू रेलिवेंट। तो कहते हैं ओकेजन कॉज इफेक्ट रेलिवेंट होते हैं, यस। सेक्शन 7 में ये रेलिवेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्ट्स आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स आर रेलिवेंट, डिस्कस। तो कहते जो एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करते हैं क्या वो रेलिवेंट होते हैं? यस, सेक्शन 9 के अंडर वो रेलिवेंट माने जाते हैं। तो इसी चीज को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट केसेस इट इज नेसेसरी टू होल्ड टीआईपी। तो टीआईपी हम कब करेंगे? आइडेंटिफिकेशन कब करेंगे हम एक्यूज की?
जब उसके बारे में नहीं पता था, जब कोई पर्सन मिल जाएगा तो विटनेसेस से उसकी पहचान करवाएंगे, विक्टिम से करवाएंगे, अगर वो जिंदा है तो वो टीआईपी उस टाइम पे जरूरी है। तो कहते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, जो इसकी जज के सामने वैल्यू होती है, जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने, वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली अगर पुलिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने करवाई जाए। नेक्स्ट आता है ए whose throat was cut, throat had been cut by some sharp edged weapon, indicated by gestures before her death that B was the person who had cut her throat. Is this statement of made by A by gestures admissible as evidence against B? तो yes, by gestures जो statement होती है वो relevant होती है। तो ये कौन से सेक्शन में फॉल करेगी? सेक्शन 8 में आएगी, एज कंडक्ट आएगी। एंड इसका केस कौन सा है? क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। अभी हमने केस किया था ना, तो ये उसी केस के फैक्ट्स हैं, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 के बाद कह रहा है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी में अगर उन्होंने कोई चीज कही है तो क्या वो रेलेवेंट है? यस, सेक्शन 10 के अंडर वो रेलेवेंट है। तो पहले बताना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। तो कॉन्स्पिरेसी क्या है? तो सेक्शन 120A में दिया हुआ है आईपीसी के, ये कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? व्हेन टू और मोर पर्संस कंस्पायर टुगेदर to do an act which is illegal or which is legal by illegal means, तो वो होती है conspiracy। तो क्या चीज बोल रहे हैं ये? Where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together। तो कहते हैं reasonable ground है हमारे पास that two or more persons ने conspire किया है, conspiracy की है, किस चीज के लिए? कोई ऑफेंस करने के लिए या फिर कोई एक्शनेबल रॉन्ग के लिए। ऑफेंस हो गया, एक्शनेबल रॉन्ग हो गया। तो उन पर्सन्स में से किसी ने भी कुछ कहा है, किया है या कुछ लिखा है। 1, 2, 3, ये 3 चीजें अगर उन्होंने इनमें से कुछ भी किया है। इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन क्या होती है? सेक्शन 34 आईपीसी का बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। After the time when such intention was first entertained by any one of them, तो कहते कब उनकी ये चीज रेलेवेंट है? जब उनकी जो कॉन्स्पिरेसी है वो स्टार्ट हो गई है। दैट इज इंटेंशन थी, उसने एक बंदे ने अपनी इंटेंशन बताई, दूसरे ने उस चीज को एंटरटेन कर लिया है, उसके बाद वो चीज रेलेवेंट मानी जाएगी। तो ये रेलेवेंट है किस चीज के लिए? एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी कॉन्स्पायरिंग, ये बिलीव करने के लिए कि जो पर्सन्स है वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, के जो कॉन्स्पिरेसी है वो इन एग्जिस्टेंस है, इस चीज को प्रूव करने के लिए। एंड थर्ड, एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज पार्टी टू इट, तो कहते कि वो जो पर्सन था वो उनमें एक पार्टी था। तो ये 3 चीजें प्रूव करने के लिए कॉन्स्पिरेसी रेलेवेंट मानी जाएगी। तो जो उन्होंने ये तीनों सेड, डन और रिटन, कुछ भी कहा उन लोगों में से किसी ने, तो वो चीज क्या हो जाएगी? रेलेवेंट। बट ये चीज रेलेवेंट होगी ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी। अगर कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होने से पहले कुछ कहा है तो रेलेवेंट नहीं है। अगर कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई है उसके बाद कुछ कहा है तब भी वो रेलेवेंट नहीं है। ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी ही चीजें कही गई वो रेलेवेंट होंगी। इसकी इलस्ट्रेशन है कि एक पर्सन है कि उसके अगेंस्ट क्या है, एक रीजनेबल ग्राउंड्स है कि उसने वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट की है, उसमें उसने कॉन्स्पिरेसी की है। तो कहते हैं कौन कौन से फैक्ट्स यहाँ पे रेलेवेंट हो सकते हैं? एक तो कि बी ने प्रोक्योर की है आर्म्स फ्रॉम यूरोप, सी ने मनी कलेक्ट की है, डी ने लोगों को कहा है कि कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करें, ई ने कुछ राइटिंग्स की हैं, एफ जो है वो दिल्ली टू काबुल, जो जी है उसको मनी दे रहा है एट काबुल, एंड जो एच है उसने कुछ लेटर्स लिखे हैं कॉन्स्पिरेसी के रिलेटेड। तो कहते हैं जो ये सब चीजें हैं, ये जो सब चीजें रेलेवेंट होंगी अगेंस्ट द ए, चाहे कि ये सब चीजें उसके कॉन्स्पिरेसी में आने से, ज्वाइन करने से पहले की गई हो या फिर उसने जब कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी उसके बाद की गई हो।
तब भी वो रेलिवेंट होंगी, बट जो कॉन्स्पिरेसी है वो अभी इन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 11। इसको हम जो लास्ट सेक्शन है उसका प्रिंसिपल बताती हूं। ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एविडेंस एक्ट में कौन सा सेक्शन बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, तो सेक्शन 10 इज बेस्ड ऑन दैट। नेक्स्ट है सेक्शन 11, इसको बोलते हैं हम रेजिड्यूरी सेक्शन, कि जो भी चीज जो फैक्ट किसी और सेक्शन में कवर नहीं होता स्पेसिफिकली, वो सेक्शन 11 में कवर हो सकता है। तो सेक्शन 11 क्या बात कर रहा है, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। तो फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट, कब वो रेलेवेंट होते हैं, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू। फर्स्ट वर्ड, वो इनकंसिस्टेंट है विद फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के साथ, या फिर सेकंड, इफ बोथ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable. 1 and 2, inconsistent and highly probable and improbable. तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको हम बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबी, इसमें आता है। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि दो चीजें हैं वो सेम टाइम पे नहीं हो सकती, इसमें थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस, जैसे कि पर्सन शो कर देता है कि 4:50 पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे कोई क्राइम हुआ है, वो बोलता है कि 5 o'clock वो कहीं और जगह पे था जो एटलीस्ट यहाँ से 1 hour के डिस्टेंस पे है। तो उसका जो उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचना पॉसिबल नहीं था कि वो 4:50 पे यहाँ होता और 5 o'clock वहां पे होता, तो ये फैक्ट बन गया इनकंसिस्टेंट। हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल के सेम टाइम पे जो पर्सन है 5 o'clock यहाँ पे क्राइम हुआ है एंड वो 5 o'clock कहीं और जगह पे बैठा हुआ है, तो सेम टाइमिंग पे बैठा है, तो वो हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो प्ली ऑफ एलिबी है, तो उसका मतलब क्या होता है, दैट इज एल्सवेयर, कि जो पर्सन था जिस टाइम क्राइम हुआ उस टाइम पे किसी और जगह पे था, तो वो प्ली ऑफ एलिबी होती है उस पर्सन की। इसकी इलस्ट्रेशंस आती हैं। एक पर्सन है वो बोलता है कि जिस दिन क्राइम हुआ वो कैलकाटा में क्राइम होता है, बट वो पर्सन बोलता है कि वो तो उस दिन लाहौर में था। तो कहते हैं ये जो फैक्ट है ये क्या होगा, रेलेवेंट माना जाएगा, क्योंकि ये हाईली इम्प्रोबेबल है कि वो पर्सन सेम टाइम पे सेम जगह पे हो, दो जगह पे हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ए ने कोई क्राइम कमिट किया है, तो सर्कमस्टांसेस है हमारे पास कि जो क्राइम है ए, बी, सी या डी इन चारों में से ही कोई कर सकता है। एंड कहते हैं हमारे पास और भी कुछ फैक्ट्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि जो ये फैक्ट जो क्राइम है वो बी, सी या डी ने भी नहीं किया है, तो बच गया ए। तो इट मींस यहां पे क्या होगा, ए ही लायबल होगा। अब आगे इसके क्वेश्चंस। Evidence Act declares that anything said, done or written by any one of the conspirator is relevant to prove conspiracy if it was in, तो वर्ड क्या दिए हैं, pursuance of common intention है, reference है, prosecution है, redeeming है। तो हमने वर्ड पढ़ा था in reference to their common intention। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कहते हैं कौन सा सेक्शन है वो प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पे बेस्ड है। अभी हमने किया सेक्शन 10 इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट है A is accused of the murder of B by pistol alleged to be purchased on 15 September at Dehradun. A makes a statement that on 15 September he was at Lucknow, not Dehradun. A statement is relevant fact under, तो कहते हमारे पास फैक्ट है कि A को accused माना गया है, मर्डर हुआ है पिस्टल से, जो कि 15 को परचेज की गई है एट देहरादून। पर्सन शो कर देता है कि वो देहरादून में था ही नहीं उस दिन, वो लखनऊ में था। तो कहते ये हम कहां पे रेलेवेंट कर सकते हैं, सेक्शन 11 क्लॉज 2 में इसको रेलेवेंट माना जाएगा प्ली ऑफ एलिबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिड्यूरी सेक्शन हम किसको बोलते हैं, तो रेजिड्यूरी सेक्शन है सेक्शन 11। नेक्स्ट इसमें केस है दुर्दात पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो कहते हैं ये केस किस चीज के साथ रिलेटेड है, ये है प्ली ऑफ एलिबी के साथ रिलेटेड। ठीक है जी।
नेक्स्ट इसमें मेंस का क्वेश्चन बनता है, व्हाट फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। तो कहते हैं कौन से फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट नहीं है बट रेलेवेंट हो जाएंगे। कौन सा सेक्शन अभी किया है हमने, सेक्शन 11, ये रेजिड्यूरी सेक्शन है। प्ली ऑफ एलिबी आएगी इसमें, इनकंसिस्टेंट, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, ये वर्ड्स को हमने इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।